उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सूर्यपुर में एक पुराना मिट्टी का घर था। उस घर में रहती थी दुर्गा देवी। उम्र ढल चुकी थी, मगर स्वभाव इतना कठोर था कि घर के लोग भी उनसे डर कर रहते थे। उनके दो बेटे थे, बड़ा बेटा रघुबीर और छोटा बेटा माधव। दोनों शहर में मजदूरी करते थे और महीने में एक दो बार ही घर लौटते थे। घर में उनकी दो बहुएं रहती थीं। बड़ी बहू का नाम था कमला और छोटी बहू का नाम था राधा। कमला एक अमीर परिवार की बेटी थी, इसलिए दुर्गा देवी उसे बहुत मानती थीं, मगर राधा गरीब किसान की बेटी थी। शादी के बाद से ही उसे इस घर में कभी अपनापन नहीं मिला। सुबह का समय था, आंगन में मिट्टी का चूल्हा जल रहा था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और चूल्हे से उठता धुआं पूरे आंगन में फैल रहा था। कमला चूल्हे के पास बैठकर आटा गूंद रही थी और दुर्गा देवी चारपाई पर बैठी सुपारी काट रही थी। अरे कमला बहू, जरा जल्दी जल्दी हाथ चला। तेरे हाथ की बनी रोटियों की खुशबू तो पूरे मोहल्ले में फैल जाती है। भगवान कसम, जब तू रसोई में खाना बनाती है ना, तब लगता है जैसे घर में साक्षात लक्ष्मी ने कदम रख दिए हों। अम्मा जी, आप भी ना हर बात में मेरी इतनी तारीफ करती रहती है। अब अगर कोई और सुन लेगा ना, तो उसे लगेगा कि मैं सच में बहुत बड़ी महारानी हूँ। अरे नहीं बहू, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। तू इस घर की इज्जत है, इस घर की बरकत है। जब से तू इस घर में आई है, तब से घर में सुख शांति बनी हुई है। और एक वो दूसरी बहू है, पता नहीं किस मनहूस घड़ी में इस घर में कदम रखा उसने। जब से आई है ना, घर में एक के बाद एक परेशानियां ही आ रही हैं। उसी समय घर के बाहर से पायल की हल्की आवाज सुनाई दी। राधा सिर पर पानी से भरा घड़ा रखे धीरे धीरे आंगन में दाखिल हुई। उसके कपड़े हल्के भीग चुके थे, माथे पर पसीना था और चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। वो अम्मा जी, तालाब से पानी भरकर ले आई हूँ। रास्ता थोड़ा फिसलन वाला था, इसलिए आने में देर हो गई। हाँ हाँ ठीक है, जाकर उस कोने में रख दे। और सुन, रसोई के आसपास मत घूमना। सुबह सुबह तेरी शक्ल देखकर ही मेरा सिर दर्द करने लगता है। जी अम्मा जी। धीरे से घड़ा रखकर अंदर अपने कमरे में चली गई। राधा देखने में बहुत सुंदर थी, बड़ी बड़ी आंखें, मासूम चेहरा और शांत स्वभाव। मगर उसकी किस्मत इतनी खराब थी कि इस घर में कोई उसकी अच्छाई नहीं देखता था। अपने छोटे से कमरे में जाकर राधा लकड़ी के पुराने बक्से के पास बैठ गई। उसने बक्सा खोला, उसमें उसकी माँ की दी हुई पुरानी चूड़ियां रखी थीं। माँ, काश आज आप मेरे पास होती। यहाँ कोई भी मुझे अपना नहीं मानता। मैं कितना भी अच्छा करने की कोशिश करूं, फिर भी सबकी नजरों में गलत ही रहती हूँ। दोपहर हो चुकी थी। आंगन में नीम के पेड़ के नीचे दुर्गा देवी और कमला आराम से बैठकर चाय पी रही थी। वहीं दूसरी तरफ राधा अकेली रसोई में सबके लिए खाना बना रही थी। अम्मा जी, आज मायके से चिट्ठी आई है। माँ ने लिखा है कि अगले हफ्ते सावन का बड़ा पूजा रखा गया है। उन्होंने हम दोनों को खास तौर पर बुलाया है। अरे वाह बहू, फिर तो इस बार मैं जरूर चलूंगी। तेरे मायके वाले कितना आदर सत्कार करते हैं हमारा। वहां जाकर तो मन ही खुश हो जाता है। इतना सुनते ही राधा धीरे धीरे रसोई से बाहर आई। अम्मा जी, अगर आप अनुमति दे तो मैं भी 2 दिन के लिए अपने मायके जाना चाहती हूँ। कल गांव से खबर आई थी कि माँ की तबीयत ठीक नहीं चल रही। तेरे मायके जाने की कोई जरूरत नहीं है। वहां जाकर क्या करेगी तू? तेरे घर वाले खुद 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते हैं। अरे अम्मा जी, सच कह रही हैं आप। वहाँ ना ठीक से खाने का इंतजाम होगा और ना रहने का। ऊपर से ये जाएगी तो वापस आने का नाम ही नहीं लेगी। नहीं अम्मा जी, मैं बस माँ को देखकर वापस आ जाऊंगी। एक बार कह दिया ना, नहीं जाएगी मतलब नहीं जाएगी। पहले घर के सारे काम खत्म कर। यहाँ कोई तेरे बिना काम करने वाला नहीं बैठा। राधा चुप हो गई। उसने सिर झुका लिया और धीरे धीरे वापस रसोई की तरफ चली गई। राधा के कदम भारी हो चुके थे। उसके दिल में दर्द था, मगर उसने कभी किसी से शिकायत नहीं की। उसे हमेशा यही उम्मीद रहती थी कि शायद एक दिन इस घर के लोग उसे भी अपना लेंगे। अगली सुबह गांव में हल्की धूप निकल चुकी थी। आंगन में चिड़ियों की आवाज गूंज रही थी। राधा सुबह से ही घर के कामों में लगी हुई थी।
कभी वो आटा गूंथती, कभी सब्जियां काटती और कभी पानी भरकर रखती। उसके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी, मगर फिर भी वो बिना कुछ बोले लगातार काम कर रही थी। उधर दुर्गा देवी और कमला आंगन में चारपाई पर बैठी बातें कर रही थी। कमला बहू, सच कहूँ ना, इस घर में अगर कोई समझदार और काम संभालने वाला है तो वो सिर्फ तू है। वरना कुछ लोगों को देखो, दिन भर काम करते हैं फिर भी घर में बरकत नजर नहीं आती। आदमी चाहे कितना भी अच्छा कर ले, लेकिन अगर किस्मत खराब हो ना तो हर चीज बिगड़ती ही चली जाती है। अम्मा जी, आप भी ना, अब हर इंसान एक जैसा तो नहीं होता। कुछ लोग घर को संभालते हैं और कुछ लोग सिर्फ घर का बोझ बढ़ाते हैं। मैं तो कई बार सोचती हूँ कि राधा आखिर इतनी उदास क्यों रहती है। मैंने तो हमेशा इसे अपनाने की कोशिश की, लेकिन पता नहीं क्यों इसके चेहरे पर कभी खुशी दिखाई ही नहीं देती। अम्मा जी, मैंने सुबह का सारा काम कर दिया है। अगर आप कहें तो मैं पीछे वाले खेत से सूखी लकड़ियां भी ले आऊं। कल आपने कहा था कि घर में जलाने की लकड़ी कम बची है। हाँ, लकड़ियाँ तो लानी ही पड़ेंगी, लेकिन इस बार पास वाले खेत से नहीं, गांव के पीछे जो बड़ा जंगल है ना, वहीं से लेकर आना। वहाँ अच्छी सूखी लकड़ियाँ मिल जाएंगी। अम्मा जी, वो जंगल तो बहुत दूर है और गांव की औरतें कहती हैं कि वहाँ शाम होने के बाद कोई नहीं जाता। अरे राधा, तू भी ना बहुत डरती है। जंगल कोई भूतों की जगह नहीं है। गांव की कितनी औरतें वहाँ जाती हैं। अब अगर घर का काम करना है तो थोड़ा मेहनत भी करनी पड़ेगी। और सुन, इस बार खाली हाथ वापस मत आना। पिछले कई दिनों से मैं देख रही हूँ कि तू हर काम में बहाने बनाने लगी है। अगर इस घर में रहना है ना तो घर के काम ठीक से करने सीख ले। जी अम्मा जी, मैं चली जाऊंगी। कुछ देर तक वहां चुप्पी छाई रही। फिर कमला धीरे धीरे दुर्गा देवी के करीब आई और धीमी आवाज में बात करने लगी। अम्मा जी, एक बात कहूँ, मुझे ना कभी कभी लगता है कि राधा इस घर में खुश नहीं है। उसके मन में शायद हमारे लिए इज्जत ही नहीं है। आपने देखा ना, अब वो पहले की तरह डरती भी नहीं, धीरे धीरे जवाब देना भी सीख गई है। हाँ बहू, मैं भी यही सोच रही थी। पहले चुप रहती थी, मगर अब उसकी आंखों में अलग ही बात नजर आने लगी है। लगता है मायके वालों ने कुछ ज्यादा ही सिर चढ़ा रखा है। और अम्मा जी, अगर अभी से उसे नहीं समझाया ना तो आगे जाकर वो हमारे सिर पर चढ़ जाएगी। फिर गांव वाले भी बातें बनाने लगेंगे कि छोटी बहू को कोई कुछ नहीं कहता। तू ठीक कह रही है कमला बहू, अब इसे थोड़ा सख्ती से ही संभालना पड़ेगा। उधर राधा अंदर कमरे में चली गई थी। उसने धीरे से अपनी पुरानी ओढ़नी उठाई और एक छोटे कपड़े में 2 सूखी रोटियां बांधने लगी। उसकी आंखें हल्की नम थी। शायद मेरी किस्मत में यही सब लिखा है। जहाँ जाती हूँ वहाँ खुद को पराया ही महसूस करती हूँ। न जाने माँ कैसी होगी, कितने दिन हो गए उनसे मिले हुए। तभी बाहर से दुर्गा देवी की तेज आवाज आई। राधा, जल्दी निकल, सूरज ऊपर चढ़ गया तो वापस आते आते रात हो जाएगी। जी अम्मा जी, मैं अभी जा रही हूँ। और सुन राधा, इस बार अच्छे से लकड़ियां लेकर आना। ऐसा ना हो कि वापस आकर फिर कहने लगे कि थक गई थी या डर लग रहा था। मैं पूरी कोशिश करूंगी अम्मा जी। इतना कहकर राधा गांव के पीछे जाने वाले रास्ते की तरफ बढ़ गई। धूप धीरे धीरे तेज होने लगी थी। रास्ता लंबा था और उसके मन में डर भी था, मगर फिर भी वो चुपचाप आगे बढ़ती जा रही थी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जंगल में उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। राधा धीरे धीरे गांव के पीछे वाले रास्ते पर चल रही थी। रास्ते के दोनों तरफ बड़े बड़े पेड़ लगे हुए थे। कहीं सूखी घास थी तो कहीं मिट्टी का उबड़ खाबड़ रास्ता। धूप अब तेज होने लगी थी, मगर राधा बिना रुके लगातार आगे बढ़ती जा रही थी। उसके हाथ में एक पुरानी रस्सी थी जिससे वो लकड़ियों का गट्ठर बांधने वाली थी। चलते चलते वो बार बार पीछे गांव की तरफ देख लेती, जैसे उसके मन में अभी भी डर बैठा हुआ हो। कुछ देर बाद वो जंगल के अंदर पहुंच गई। चारों तरफ शांति थी, सिर्फ पेड़ों से आती हवा की आवाज सुनाई दे रही थी। हे भगवान, कितना बड़ा जंगल है। गांव की औरतें ठीक ही कहती थी कि यहाँ आने पर अजीब सा डर लगता है।
लेकिन अगर मैं लकड़ियां लेकर वापस नहीं गई तो अम्मा जी फिर बहुत नाराज होंगी। शायद मेरी जिंदगी ऐसे ही काम करते करते निकल जाएगी। कुछ समय बाद उसने काफ़ी सारी लकड़ियाँ इकट्ठा कर ली। लगातार काम करने की वजह से उसके हाथ थक चुके थे। राधा पास के पेड़ के नीचे बैठ गई और अपने छोटे कपड़े में बंधी सूखी चोटियाँ निकाल लीं। सुबह से काम करते करते अब सच में बहुत थकान हो रही है। घर में भी किसी को मेरी चिंता नहीं होती। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे मैं इस घर की बहू नहीं, बस एक काम करने वाली हूँ। ना कहकर वो रोटी खाने लगी। तभी पास की झाड़ियों से हल्की आवाज़ आई। राधा थोड़ा घबरा गई और इधर उधर देखने लगी। कुछ ही पल बाद झाड़ियों के पीछे से एक छोटा सा सफ़ेद खरगोश बाहर आया। उसकी आंखें चमक रही थीं और वो चुपचाप राधा की तरफ देख रहा था। राधा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? लगता है तुझे भी भूख लगी है। आजा, मेरे पास ज्यादा तो कुछ नहीं है, लेकिन जितना है उसमें से थोड़ा तुझे भी खिला देती हूँ। राधा ने अपनी रोटी का छोटा टुकड़ा तोड़कर खरगोश की तरफ बढ़ाया। खरगोश धीरे धीरे उसके पास आया और रोटी खाने लगा। तू कितना अच्छा है, बिना कुछ कहे भी ऐसा लग रहा है जैसे मेरी सारी बातें समझ रहा हो। इंसानों से ज्यादा अपनापन तो कभी कभी जानवरों में मिल जाता है। कुछ देर बाद खरगोश उछलता हुआ वापस झाड़ियों की तरफ चला गया। राधा फिर से लकड़ियां बांधने लगी। उसी समय सामने वाले रास्ते से एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे चलता हुआ आता दिखाई दिया। उसके हाथ में लकड़ी की लंबी छड़ी थी और कंधे पर एक पुराना थैला लटका हुआ था। उसके कपड़े साधारण थे, मगर चेहरे पर अजीब सी शांति थी। वो राधा के पास आकर रुक गया। बेटी, इस घने जंगल में तू अकेली क्या कर रही है? तेरे चेहरे पर इतनी थकान और आंखों में इतना दुख क्यों दिखाई दे रहा है? बाबा जी, मैं पास के गांव सूर्यपुर से आई हूँ। घर के लिए लकड़ियाँ लेने आई थी। बस थोड़ी देर बैठकर आराम कर रही थी। बेटी, इंसान की आंखें उसका सारा दर्द बता देती हैं। तू जितना छुपाने की कोशिश कर रही है ना, उतना ही साफ दिखाई दे रहा है कि तेरे मन में बहुत दुख भरा हुआ है। बाबा जी, शायद मेरी किस्मत ही खराब है। मैं सबका अच्छा सोचती हूँ, सबका काम करती हूँ, मगर फिर भी घर में कोई मुझे अपना नहीं मानता। मेरी सासू माँ और बड़ी दीदी हमेशा मुझसे नाराज रहती हैं। मैं कितना भी अच्छा कर लूँ, उन्हें मुझ में सिर्फ कमी ही दिखाई देती है। बूढ़ा आदमी शांत होकर उसकी बातें सुनता रहा। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे मैं उस घर का हिस्सा ही नहीं हूँ। बस दिन भर काम करो, सबकी बातें सुनो और चुप रहो। यही मेरी जिंदगी बन गई है। बेटी, याद रखना, भगवान अच्छे लोगों की परीक्षा जरूर लेते हैं, मगर उनका साथ कभी नहीं छोड़ते। जो इंसान दूसरों का दर्द समझता है ना, एक दिन भगवान खुद उसकी मदद करने आते हैं। लेकिन बाबा जी, कभी कभी मन बहुत कमजोर पड़ जाता है। लगता है कि शायद अब जिंदगी में कभी खुशी आएगी ही नहीं। नहीं बेटी, ऐसा कभी मत सोचना। अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, सुबह जरूर होती है। बस इंसान का दिल साफ होना चाहिए। कुछ पल तक दोनों के बीच शांति रही। बाबा जी, मेरे पास ज्यादा कुछ तो नहीं है, लेकिन आप सुबह से चलते हुए लग रहे हैं। कृपा करके ये रोटी खा लीजिए। और तू क्या खाएगी बेटी? मुझे आदत है बाबा जी, मैं बाद में खा लूंगी, लेकिन आपको देखकर लग रहा है कि आपको ज्यादा जरूरत है। बूढ़ा आदमी उसकी तरफ देखता रह गया। उसकी आंखों में अब अपनापन साफ दिखाई दे रहा था। तेरा दिल बहुत साफ है बेटी, बहुत साफ। दुनिया चाहे तुझे कितना भी दुख दे, मगर तेरी यही अच्छाई एक दिन तेरी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। राधा चुपचाप उनकी बातें सुनती रही। उसे बिल्कुल एहसास नहीं था कि ये मुलाकात उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। शाम का समय था। राधा जंगल से लकड़ियां लेकर धीरे धीरे घर वापस पहुंच रही थी। पूरे रास्ते उसे बूढ़े बाबा की बातें याद आ रही थी। उसके मन को पहली बार थोड़ा सुकून महसूस हो रहा था। घर पहुंचते ही आंगन में बैठी दुर्गा देवी और कमला उसकी तरफ देखने लगी। वाह राधा, आज तो बहुत देर लगा दी। लगता है जंगल में काम कम और आराम ज्यादा किया होगा। हम लोग यहाँ कब से तेरी राह देख रहे थे। नहीं दीदी, जंगल बहुत दूर था। लकड़ियाँ ढूंढने में समय लग गया, इसलिए देर हो गई। मैं जल्दी आने की कोशिश कर रही थी। ठीक है, अब खड़ी खड़ी बातें मत कर। जल्दी अंदर जाकर रसोई का काम संभाल, रात होने वाली है। राधा चुपचाप अंदर चली गई। रात काफी हो चुकी थी। सब लोग सोने की तैयारी कर रहे थे। तभी अचानक आंगन में
तेज हवा चलने लगी। दरवाजा अपने आप हिलने लगा। कमला डर गई। अम्मा जी, ये कैसी आवाजें आ रही हैं? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। राधा, जरा बाहर जाकर देख तो कौन है। राधा धीरे धीरे बाहर गई। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, आंगन में हल्की सुनहरी रोशनी फैल गई। वहीं सामने जंगल वाले बूढ़े बाबा खड़े थे। राधा हैरान रह गई। बाबा जी, आप यहाँ? बाबा ने गंभीर नजरों से दुर्गा देवी और कमला की तरफ देखा। मैं सब जानता हूं। तुम लोगों ने हमेशा राधा को दुख दिया, उसका अपमान किया, जबकि इसने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा। भगवान अच्छे लोगों की परीक्षा लेते हैं, लेकिन उन्हें अकेला नहीं छोड़ते। दुर्गा देवी और कमला डर गईं। बाबा, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। बाबा ने राधा की तरफ देखा। बेटी, अगर तू चाहे तो मैं इन्हें इनके कर्मों की सजा दे सकता हूँ। नहीं बाबा जी, मैं किसी को सजा नहीं देना चाहती। इन्होंने मेरे साथ चाहे जैसा व्यवहार किया हो, लेकिन ये मेरा परिवार है। मैं बस चाहती हूँ कि ये मुझे अपना मान लें। राधा की आंखें भर आईं। बाबा मुस्कुराने लगे। यही तेरी सबसे बड़ी अच्छाई है बेटी। जिसके दिल में माफी और दया हो, भगवान उसकी जिंदगी जरूर बदलते हैं। इतना कहते ही आंगन में चमक फैल गई। वहां सोने चांदी के सिक्के दिखाई देने लगे। कमला और दुर्गा देवी हैरान रह गईं। राधा, हमने हमेशा तुझे गलत समझा, लेकिन तू हमसे कहीं ज्यादा अच्छी निकली। बेटी, आज से तू इस घर की बहू नहीं, इस घर की लक्ष्मी है। पुरानी बातें भूल जाइए अम्मा जी। अगर परिवार साथ रहे तो वही सबसे बड़ी खुशी होती है। उस दिन के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। दुर्गा देवी और कमला अब राधा से प्यार से रहने लगी और राधा वो पहले की तरह ही दयालु और सरल बनी रही। धीरे धीरे उनका घर खुशियों से भर गया। हेलो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। यदि ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर कर दें। इससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। आप मेरी कहानी को जल्द देख पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।